Assalamualaikum dear students. My name is Sayyed Rahil Muzawwir and I welcome all of you to LMS by Spirit Group of Colleges. So आज से हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट बायो एनर्जेटिक्स और इस चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि हमने डिटेल से पढ़ने हैं. एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन. सो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और वाटर एंड फोटोसिंथेसिस, वाटर का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है दैट इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम. एक लिविंग सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के आपस में किस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं और एक फॉर्म की एनर्जी दूसरी फॉर्म की एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट होती है. दिस स्टडी इज नोन एज बायो एनर्जेटिक्स. एंड जो बायोलॉजिकल सेल्स के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है इट ओबेज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल नीड एनर्जी. उन सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बिकॉज एक सेल में सीजलेस एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिज्म हर वक्त चलता रहता है, हज़ारों रिएक्शंस हो रहे होते हैं. तो और मोर देन 50 टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर 50 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो हर वक्त सेल को एनर्जी चाहिए. विदाउट एनर्जी सेल विल नॉट बी एबल टू लिव. और दुनिया में जितनी भी एनर्जी मौजूद है उस सब का सोर्स है सोलर एनर्जी. लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता. इट मीन्स कि सोलर एनर्जी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में. और लिविंग सेल में ये एबिलिटी मौजूद है. यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है वो क्लोरोप्लास्ट में. तो क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है. और टाइम के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के अंदर जब ऑक्सीजन इवॉल्व हुई तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जब रिलीज होना शुरू हुई एट अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ. सो रेस्पिरेशन एनर्जी को रिलीज करता है और इसमें एटीपी बनती है. अब एटीपी जो है वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में एक लिंक है. जैसे फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिज्म है. एनाबॉलिज्म मींस कि जब स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, दिस इज एनाबॉलिज्म. एंड फोटोसिंथेसिस में यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है. अब इस प्रोसेस के अंदर एटीपी यूज होती है. जबकि कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी तो एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है. दिस इज कैटाबॉलिज्म और इसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस होगी. तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को जो चीज लिंक करती है दैट इज एटीपी. अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है. फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं. और जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे तो इनसे एनर्जी रिलीज होगी. सो फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस व्हाइल रेस्पिरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. तो अब देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनऑर्गेनिक है, ज़ाहिर इसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं है. ये ऑक्सीडाइज्ड है और एनर्जी पुअर है. कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती खुद से. एंड हाइड्रोजन मेनली वाटर. मेनली वाटर का वर्ड इसलिए यूज हुआ कि ज़्यादातर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर यूज करते हैं, लेकिन बड़ी कम अमाउंट में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो वाटर को यूज नहीं करते, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं. आर रिड्यूस टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट. तो देखें कार्बन में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो वो रिड्यूस हो जाएगा और इसमें एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी रिच हो जाएगा और ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा using the light energy that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and some other photosynthetic pigments. So here you can see the equation. 6 molecules of carbon dioxide are combined with 12 molecules of water in the presence of light and chloroplast. अब और उससे कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रहा है. कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये रिड्यूस होकर एनर्जी रिच कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रही है. साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स के रिलीज होते हैं. तो ये फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट रिएक्टेंट्स हैं. और मतलब लाइट तो रिएक्टेंट में नहीं आएगी, सारा मॉलिक्यूल्स ही हम कंसिडर करेंगे जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं. और प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन है. सो फोटोसिंथेसिस जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स को यूज करती है. सो आप कह सकते हो कि द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन आर द रिएक्टेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस.
इसी तरीके से जो रेस्पिरेशन है वो प्रोडक्ट्स यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के। अच्छा, एक टाइम आता है सुबह और शाम में, डाउन यानी जब सूरज निकल रहा होता है और डस्क जब मगरिब का टाइम होता है, धुंधला का छाने लगता है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाते हैं। इट मीन्स के इस टाइम जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या प्लांट्स के लिए इनफ है रेस्पिरेशन करने के लिए। फिर जैसे ही लाइट निकलना शुरू होती है सुबह के बाद, सूरज की रोशनी बढ़ती है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज हो जाता है और जितनी ऑक्सीजन रिलीज होती है फिर रेस्पिरेशन में उतनी ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही होती। इसी तरीके से जब शाम का टाइम आता है, जब अंधेरा छा जाता है, तो फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाती है और ऑक्सीजन जो है ना वो निकलना, रिलीज होना बंद हो जाती है और रेस्पिरेशन उस टाइम में तेज हो जाती है। यानी दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के मुकाबले में ज़्यादा है और रात के टाइम रेस्पिरेशन का रेट फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में ज़्यादा है। अब वो पॉइंट जिस वक्त जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के नतीजे में, उसको प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहा है, और जितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस में उसको सेल रेस्पिरेशन में यूज कर रहा है। दिस पॉइंट इज नोन एज कंपनसेशन पॉइंट। फिर है जी वाटर और फोटोसिंथेसिस। वाटर का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? अब देखिए, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं, तो वो प्रोटॉन्स का सोर्स वाटर ही होता है और ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होगी। एक साइंटिस्ट था वैन नील, उसका एक ये मफरूजा था, वो एक्चुअली काम कर रहा था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे, और वो ये ऑब्जर्व कर रहा था कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो सल्फर को एयर में रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को एयर में रिलीज नहीं करते। तो उसने ये मफरूजा तय किया कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अलावा जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड के बजाय वाटर को यूज करते हैं एज अ प्रोटॉन सोर्स। वाटर को ब्रेक करते हैं, प्रोटॉन्स को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को एयर में रिलीज करते हैं। ये एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट था। फिर इसको प्रूव किया गया फिर 1940s में, क्योंकि वैन नील के टाइम तक ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुआ था। ये चीज़ कंफर्म की गई कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, वो या पानी से आती है या कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। इसको डिटरमिन करने के लिए हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन का यूज़ किया गया, जिसमें जो कि O18 था। दो प्लांट के ग्रुप्स बनाए गए। ग्रुप 1 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई गई नॉर्मल ऑक्सीजन से, वाटर बनाया गया हैवी ऑक्सीजन से, हैवी आइसोटोप से। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बना और जो ऑक्सीजन रिलीज हुई उसके पास हैवी आइसोटोप था। जो ग्रुप 2 के प्लांट्स थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाई गई हैवी ऑक्सीजन के आइसोटोप से और वाटर नॉर्मल ऑक्सीजन से बनाई गई, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हुई उसके साथ हैवी आइसोटोप मौजूद नहीं था, बल्कि जो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में मौजूद थी और जो वाटर में मौजूद थी उनके साथ हैवी आइसोटोप मौजूद था। यहाँ से कंफर्म हुआ कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है दैट कम्स फ्रॉम वाटर बट नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर एक रॉ मटेरियल है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यूज होता है, प्रोटॉन्स को प्रोड्यूस किया जाता है और प्रोटॉन्स को स्प्लिट किया जाता है और वाटर रिड्यूस करता है, और ये प्रोटॉन्स NADP को रिड्यूस करता है। NADPH2 में आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब जो NADPH2 ये रिड्यूसिंग पावर रखती है, इसके अंदर रिड्यूस करने की एबिलिटी होती है और साथ साथ ATP प्रोड्यूस होती है लाइट रिएक्शंस में, और फिर ये ATP और NADPH2 यूज होते हैं डार्क रिएक्शंस में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो काइंडली ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।